गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको आईएमआरई सब्जेक्ट के एक टॉपिक है इंसुलेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो इंसुलेशन टेस्टिंग के बारे में हम थोड़ा आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आईएमआरई सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। तो इसमें हम मेनली हमें बताना है वो ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेशन टेस्टिंग। तो उससे पहले थोड़ा सा इंसुलेशन के बारे में हम जान जाएं कि और कौन कौन से इंसुलेटर होते हैं। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जो भी डिवाइसेस हैं और भी जो इक्विपमेंट हैं, उनमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में जो पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, उनमें सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस फॉर्म में भी होते हैं। एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि सॉलिड में बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, माइका है, सिरेमिक है, एस्बेस्टस है, पोर्सिलीन है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर है। ये सारी चीज़ें एज अ सॉलिड के रूप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। लिक्विड के रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसफार्मर ऑयल का ही यूज़ होता है एज इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में, जो कि एक मिनरल ऑयल होता है। और गैस के फॉर्म में देखा जाए जो यूज़ होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है तो वो SF6 गैस है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें कितने टाइप से ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल में। तो सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल में जो ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी है, पहले नंबर पे हमने यहाँ पे लिखा इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन। इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन कैसे होगा कि जो सॉलिड इंसुलेटर है, ठीक है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी अगर बढ़ती है, जब ये कब होगा, जब रेजिस्टिविटी लो होगी, कम होगी, तो रेजिस्टिविटी के कम हो जाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो उस टाइम जो उस सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल पे जो ब्रेकडाउन होता है वो कहलाएगा इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है थर्मल ब्रेकडाउन, कि जब डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बढ़ जाते हैं इंसुलेटर पे तो उसका टेम्परेचर राइज होने लगता है, और जब टेम्परेचर राइज होगा तो उस समय जो ब्रेकडाउन होगा वो कहलाएगा थर्मल ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ब्रेकडाउन। ये होता है, ये डिपेंड करता है उस इंसुलेटिंग मटेरियल का, जो मटेरियल है उस मटेरियल के नेचर पे ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की उसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह मिली होती है, तो उसकी वजह से यह ब्रेकडाउन होता है, डिस्चार्ज ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है फ्लैश ओवर ब्रेकडाउन। फ्लैश ओवर ब्रेकडाउन, जो भी इंसुलेटर है वो जो यूज़ किया जा रहा है तो उस पर डस्ट है, स्मूथ है और भी गंदगी वगैरह है, उन सब की वजह से जो उस पर ब्रेकडाउन होगा उस इंसुलेटिंग मटेरियल पे, तो वो कहलाएगा फ्लैश ओवर ब्रेकडाउन। नेक्स्ट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से आप अंदाज़ा ये लगाओगे कि उसकी जो कैपेबिलिटी है उस इंसुलेटिंग मटेरियल की, कि कितने mm का वो है और कितने वोल्टेज उसके अंदर सहन करने की क्षमता है, यानी कितने kV तक वह बिना अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किए सही ढंग से वर्क कर सकता है। तो उसके उस चीज़ के लिए हम आपको बता रहे हैं कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। यहाँ पे आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। जैसे ग्लास है, ग्लास एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 6 है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है किस में होती है, किलोवोल्ट पर mm। किलोवोल्ट पर mm का मतलब यानी ये 1 mm का अगर ग्लास है, ठीक है, तो वह 6 किलोवोल्ट के वोल्टेज को वो सही ढंग से सहन कर सकता है बिना अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किए हुए। तो ये उसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है, स्ट्रेंथ यानी 6 kV पर mm ग्लास का है, पोर्सिलीन के लिए है 4 kV पर mm है, माइका के लिए है 20 kV पर mm है, वही चीज़ रबर के लिए है 10 kV पर mm है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 15 kV पर mm है, सिलिका के लिए 2 kV पर mm और वुड लकड़ी इसके लिए 14 kV पर mm है।
आगे जो लिखा हुआ है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ग्लास का कितना 5 से 10 होता है, पोर्सिलिन का 2.5 से 7.5 होता है, माइका का 2 से 3 होता है, रबर का 2 से 4 होता है और इम्प्रेग्नेटेड पेपर का 3 से 3.5 होता है, सिलिका 2 से 2.5 होता है, वुड 3.5 से 4 होता है। अब आप ये मत क्वेश्चन करना कि इसकी यूनिट नहीं लिखी है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये तो यूनिट लेस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको नेक्स्ट, एक तो सॉलिड का हमने पढ़ लिया, सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो लिक्विड के फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होता है, तो जैसा कि हमने बताया वो है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए एक बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, जो हाईली नॉन इन्फ्लेमेबल ये लिक्विड फॉर्म में इंसुलेटिंग मटेरियल है। और ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस होता है, मिनरल ऑयल होता है, ठीक है, और कूलिंग के लिए ये बहुत बेस्ट होता है। तो लिक्विड के फॉर्म में सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर ऑयल का हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग क्या होती है। तो जो सबसे पहले ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग होती है वह है मॉइस्चर टेस्टिंग, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल देखो ये समझ जाओ कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से ले करके -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर प्योर ट्रांसफार्मर ऑयल है, शुद्ध ट्रांसफार्मर ऑयल, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह अपनी प्रॉपर्टी को बिना डिस्ट्रॉय किए ये सही प्रकार से वर्क करेगा। यानी कि यहाँ पर इसका कूलिंग प्रॉपर्टी इतने के टेम्परेचर में बहुत बेहतर होगी और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत बेहतर होगी। तो इससे कम ज़्यादा होता है या इतने में ये अपनी प्रॉपर्टी को, इन दोनों के बीच में भी प्रॉपर्टी को ये डिस्ट्रॉय जब करने लगता है, ये सही ढंग से काम नहीं करता, तो फिर हमें ज़रूरत होती है उस ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग करना। तो उसकी ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है मॉइस्चर से भी। अगर उस ऑयल के अंदर मॉइस्चर हो गई, नमी हो गई या पानी थोड़ा सा हो गया, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग ये पढ़ें, मॉइस्चर टेस्ट या वाटर टेस्ट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉइस्चर ऑब्लिक वाटर टेस्ट, ठीक, ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, मॉइस्चर या वाटर टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। मॉइस्चर टेस्ट के लिए 3 तरीके हैं जिससे हम मॉइस्चर टेस्ट उसके कर सकते हैं, नमी का पता कर सकते हैं। पहला एक है कि डायरेक्ट आई मेथड, डायरेक्ट आई मेथड। इसमें क्या है कि ट्रांसफार्मर ऑयल के एक सैंपल को किसी ग्लास के साफ सुथरे बर्तन में उसको रखते हैं और लगभग 48 घंटे तक उसके अंदर रखते हैं, ढक करके रख देते हैं। अब उसमें देखते हैं हम, अगर वह ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल अपनी तली से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, दिखता है, तो इससे यह ज्ञात हो जाता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है। और अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा या पानी की थोड़ी सी मात्रा होगी तो यह थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। अगर ऐसा धुंधला दिखाई देने लगता है तो यह पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मेथड है क्रैकल टेस्ट, क्रैकल टेस्ट। ये भी, इस टेस्ट से भी मॉइस्चर का हम पता करते हैं। इसमें क्या है, लगभग 12.5 mm का एक मेटल रॉड लेते हैं और जिसको रेड हॉट यानी रक्त तप्त जिसको बोलते हैं, वहाँ तक उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे और ट्रांसफार्मर ऑयल का जो सैंपल है जो किसी बर्तन में रखा हुआ है उसके अंदर जब ये रेड हॉट रॉड का मेटल रॉड को उसके अंदर जब डालते हैं, अगर उसमें से कोई आवाज़ आती है, चट चट या कड़काहट की आवाज़ आती है, तो इससे यह साबित हो जाता है कि उसके अंदर मॉइस्चर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। तीसरा तरीका ये है मॉइस्चर को ही टेस्ट करने के लिए, वह यह है कि केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में 2 तरीके हैं। एक तो ये है कॉपर सल्फेट,
ठीक है। कॉपर सल्फेट मेथड, कॉपर सल्फेट मेथड में जो होता है कि हाँ, कॉपर सल्फेट मेथड, इसमें होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल को किसी साफ सुथरे बर्तन में रखते हैं और उसके अंदर कॉपर सल्फेट को उसके अंदर डालते हैं। अगर उसका कलर नीला सा हो जाता है तो इससे यह साबित हो जाता है कि उसके अंदर मॉइस्चर है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो मॉइस्चर नहीं है। दूसरा इसमें एक ये है सोडियम प्रोसेस। सोडियम के लिए क्या है कि ट्रांसफार्मर ऑयल के सैंपल में जब सोडियम का एक टुकड़ा डालते हैं तो उसकी गैसों से बुलबुले से बबल से निकलते हैं, और अगर ये बबल जब निकलेगा तो ये मॉइस्चर के प्रेजेंट में बबल निकलेगा, और अगर मॉइस्चर नहीं है तो वह बबल नहीं बनेगा, वो बुलबुला नहीं बनेगा। तो ये तो तरीका हो गया ट्रांसफार्मर ऑयल का मॉइस्चर टेस्ट या वाटर टेस्ट। नेक्स्ट उसका है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या है कि अभी जैसे मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में अभी सॉलिड के लिए बता रहा था कि हर एक इंसुलेटिंग मटेरियल का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा जो कि किलो वोल्ट पर एमएम का होगा। तो इस टेस्ट के लिए एक इक्विपमेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑयल टेस्ट इक्विपमेंट, ठीक है। तो उसकी एक सर्किट है, उसकी सर्किट को हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। इससे हम ये पता करेंगे कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका कितना है। यहाँ पर आपको देखो इस सर्किट में जो उसका इक्विपमेंट है ऑयल टेस्टिंग के लिए, ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग के लिए जो इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा, उसका एक पूरा बड़ा सा इक्विपमेंट होता है। उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वह सर्किट हमने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे देखो ये दो इलेक्ट्रोड हैं और ये एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है जिसको हम टेस्ट सेल बोलते हैं। इसके अंदर ऑयल को पूरा भरा होता है। कौन सा ऑयल? जो ट्रांसफार्मर ऑयल है जिसका हमको टेस्टिंग करनी है। और इसके ये दो टर्मिनल हैं। यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट हैं, और इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है एक करंट रिले की सहायता से ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर से ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये इसका कॉन्टेक्टर है, ठीक है। ये उसके टर्मिनल हैं, पॉइंट है, और ये एक स्विच है और एक फ्यूज़ है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करें इसको। जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके प्राइमरी वाइंडिंग को हमने 230 वोल्ट सिंगल फेस एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज के यहाँ से प्रोवाइड कराया। ऑटो ट्रांसफार्मर से धीरे धीरे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज को जो बढ़ा रहे हैं तो ये जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी पे है ये, ठीक है, जिस पे एक वोल्ट मीटर लगा हुए हैं, किलो वोल्ट मीटर लगा हुए हैं जो कि इसकी रीडिंग को मापेगा, ठीक। सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू ये होता हुआ ये टेस्ट सेल है, इसके दोनों टर्मिनल पे ये कनेक्ट है। वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो इससे यहाँ पर भी ये वोल्टेज बढ़ेगा, जिसके कंपेयर में सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पर ये वोल्टेज बढ़ेगा। जब ये वोल्टेज बढ़ेगा तो अब यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है ये दोनों इलेक्ट्रोड की, यह 1 mm है, ठीक है। कितनी? 1 mm है। जब वोल्टेज को यहाँ से हम स्टेप ऑटो ट्रांसफार्मर से बढ़ा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये सारे वोल्टेज बढ़ रहे हैं उसी के रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, स्लोली बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसके अंदर स्पार्किंग होगी, और जैसे ही स्पार्किंग होगी तो यह कॉन्टेक्टर ट्रिप कर जाएगा और स्विच को कॉन्टेक्टर ट्रिप कर जाएगा, जिससे यहाँ पे सप्लाई रिले ऑपरेट करेगा, करंट रिले, और यहाँ से सप्लाई इसकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो उस वोल्टेज को हम किलो वोल्ट मीटर है उससे किसी पॉइंट पे रीड कर लिए जो भी है, ठीक है। यहाँ पे हमने रीड कर लिया उसको। फिर दोबारा से टेस्टिंग करेंगे क्योंकि अब 0 पे हो गया। फिर वही प्रोसेस धीरे धीरे ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा, बढ़ाते बढ़ाते फिर एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पर ये रिले ट्रिप करेगा और वहीं पर स्पार्किंग होगी, उसी वोल्टेज को फिर माप कर लेंगे। तो इसी तरीके से तकरीबन 10 रीडिंग हम लेते हैं और 10 का जो एवरेज है वह एवरेज निकालते हैं और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो अब आगे और भी टेस्टिंग है, जैसे इसकी एसिडिटी टेस्टिंग होती है, फ्लैश पॉइंट टेस्टिंग होती है, फ्लैश ओवर टेस्टिंग होती है, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ओके, थैंक यू।